तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 5 में अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो शायद फिजिकल प्रॉपर्टी तो इसमें कवर हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ 2 लेक्चर लगेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो इसमें जहां तक कवर हो पाएगा वहां तक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वर्सेटाइल एजुकेशन फैमिली पे। तो मेरा नाम है विराज और देखते हैं क्या होता है आज। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो फिनॉल, या फिनॉल किस कलर का दिख रहा है आपको? ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन दिख रहा है, हल्का सॉलिड है, हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है, थोड़ा सा मतलब नम होता है, बस व्हाइट कलरलेस होता है इसका कलर। ठीक है, इस तरह से होता है। तो और देखते हैं इसके बारे में। तो फिनॉल जो है अपने पास, यहाँ पे आप देख लो, ये फिनॉल का आपको फॉर्मूला भी तो याद रखना चाहिए। इस तरह से फॉर्मूला होता है C6H6O, ये ध्यान रखोगे, ये फिनॉल है। अब एग्जाम में अगर C6H6O लिख के आ जाए, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे जिंक डाल दूँ, तो मुझे बताओ कमेंट में, जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या बनेगा। देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा रखा था, अगर आप समझ जाओगे तुरंत आंसर बता दो। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इसका मास लगभग 94 के आसपास होता है। इतना वजन होता है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम, यहाँ पे ये देख लो आराम से, ये रहा फिनॉल, तो इसका एक मॉलिक्यूल का जो वजन है वो इतना है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, डेंसिटी 1 है। मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 43 सेंटीग्रेड है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट देखो काफी हायर है, 181। अब क्यों हायर है, अभी इसको हम थोड़ा बताएंगे आगे चल के, क्योंकि इसमें एच बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड जहाँ पे आता है वहां पे जलवा हो जाता है ना, बॉन्ड बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, बाकी ये सब वगैरह वगैरह बातें हैं, सब इतनी ज्यादा डिटेलिंग आपको नहीं करनी है, मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमने बता दिया। ठीक, आगे चलें। अब देखो यहाँ पे आ गया अपना कलर। कलर तो मैंने बता ही दिया, इसका कलर कैसा होता है आपने देख लिया पहले भी, सफेद, व्हाइट, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसा होता है। तो इसके कलर की बात तो ये होगी, तो कलरलेस बेसिकली बोल सकते हैं, कलरलेस होता है। ओके, दिस इज कलरलेस, कलरलेस। ठीक, कौनो कलर नहीं होता इसका, क्लियर है। अच्छा, नेचर की बात अगर करते हैं तो नेचर कैसा होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, और बाकी पॉइजनस भी होता है, बोल सकते हो इसका नेचर पॉइजनस भी होता है। तो भैया इसको पीना खाना नहीं, जहरीला होता है। और दूसरी बात यह है कि जो फिनॉल है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, घरों में किया जाता है। फिनॉल में जैसे साफ सफाई, डिसइंफेक्टेंट, कीड़े मकोड़े मारने में, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उन सबको साफ करने के लिए, ठीक है, उनका सफाया करने के लिए, तो किलिंग बैक्टीरिया या छोटे मोटे कीटाणु, इन सबको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसका ये नेचर हो गया और इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हो गई। ठीक है, फिनॉल का ये हो गया। अच्छा, फिनॉल की और बातें करें अगर, फिनॉल जो है अगर हम हवा में रख देते हैं, ठीक है, तो फिनॉल जो है भाई साहब, ये व्हाइट से एक मजेदार कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सोचो कौन सा कलर हो सकता है, जरा सोच के बताएं कोई, सोच के कोई बताएंगे। इसका कलर हो जाता है, देखो मैं बता दूं, ये व्हाइट है, अगर आपने इसको हवा में रख दिया, ठीक है, एयर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर में। पिंक, समझ रहे हो, पिंक 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 कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, हवा में रखने के बाद, तो ये इसका एक अलग से नेचर होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में ही जाएगा। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आपको इसका रखना है, कितना होता है 43 सेंटीग्रेड। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे अगर, हाँ, तो 43 सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ये तो मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट था सॉरी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट था 181 के आसपास। ठीक है, तो इतना हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, रीजन इसका ये है कि देखो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ये O और ये H। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक, ये पानी में जब जाएगा तो भाई ये वाला पार्ट भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये आसानी से पानी बना लेते हैं, इसलिए घुल जाते हैं। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये अल्कोहल से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जो अल्कोहल होता है उससे कम सॉल्युबल होते हैं। रीजन इसका ये है कि इसके पास ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये हैवी ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल से ये लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, मैं सॉरी सॉल्युबिलिटी की बात करने लगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही थी ना, अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात अभी नहीं करनी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, बहुत बहुत माफी चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा बैक टू बैक एक साथ शुरू हो गया, अभी हम बॉइलिंग पॉइंट की सारी बात कर लें। ठीक है, अच्छा अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जैसे अपने पास हमने पीछे देखा था कि फिनॉल 2 टाइप के थे बेसिकली। ठीक है, ये वाले, ध्यान से देखो इसको, OH NO2 नाइट्रोफिनॉल, और एक ये वाले फिनॉल जो कि मैंने मोनोहाइड्रिक में कराया था, OH NO2। अब यहाँ पे बात आती है कि इन दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ठीक? कौन ज्यादा देर में उबलेगा, ट्राई करके बताओ मुझे, कौन ज्यादा देर में उबलेगा। अब उसका आंसर जो है ये है, बी वाला पॉइंट, पहला वाला। अब रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों भाई,
इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे OH N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके बीच में, और इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल जैसा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बनता है, मतलब ये वाला दूसरे फिनॉल के साथ जुड़ जाता है। इसे बना लें, ये देखो यहाँ पे हो गया OH N डबल बॉन्ड O, ये O माइनस मान लो, ठीक। अब ये आएगा, मान लो ये फिनॉल का ये वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट, यानी दूसरा फिनॉल आएगा और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब यहाँ देख रहे हो ये दो दो मॉलिक्यूल एक साथ लटक गए। अब सोचो एक को उबालना आसान है कि दो एक साथ अटैच हो जाए उनको उबालना आसान है, कौन सा वाला होगा? सोचो, खुद सोचो। दो होंगे उनको उबालने में दिक्कत होगी ना, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इस वजह से, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड आ जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड मतलब दो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, डाइमर बना लेंगे, और ये अकेला रह जाएगा, अकेले खुद में बॉन्ड बना लेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसके कंपेयर में। तो ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है, तो ये हो गई बात। ये क्वेश्चन बड़ा वायरल सा था तो मैंने इसको बता दिया, ठीक। वही वोलेटिलिटी की बात करेंगे तो कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? भाई वही होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, मतलब कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू पैरा वाले, ठीक है, तो ये ध्यान रखना वोलेटाइल की बात अगर आती है तो। अब सॉल्बिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्बिलिटी, कौन घुलता है कौन नहीं घुलता है। तो सॉल्बिलिटी की अगर बात करें हम, तो जो फिनॉल होते हैं वो पानी में उतने सॉल्युबल तो नहीं होते हैं, अल्कोहल से कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो फिनॉल अपने पास जो होता है वो अल्कोहल से कम सॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों है भाई? यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर अल्कोहल आसानी से घुल जाता है पानी के अंदर, समझ रहे हो, और फिनॉल जो है वो कम घुलता है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा रीजन ये है कि फिनॉल में हैवी ग्रुप लगा हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे देखोगे कि ये अपना फिनॉल का स्ट्रक्चर है OH, और यहाँ पे मान लो CH3, मेथनॉल एथनॉल है कोई। अब यहाँ पे आप देखो CH3 का हल्का ग्रुप लगा हुआ है और ये बहुत हैवी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, C6H5, C6H5। और पीछे तुमने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ता है तो सॉल्बिलिटी घट जाती है। भाई यहाँ नंबर ऑफ कार्बन बहुत बढ़ गया, ठीक है, हैवी ग्रुप हो गया तो इसकी सॉल्बिलिटी घट जाती है, पानी में आसानी से नहीं घुलता है। तो ये रही बात सॉल्बिलिटी की, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बात ध्यान रखना, आजकल फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं और चीजें हमें फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के ज्यादा क्लियर नहीं होती है तो क्वेश्चन फंस जाता है। असर्शन रीजन, ठीक है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं नीट और जेईई में, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? सारी बात मैंने बता दी फिनॉल के बारे में। चलो आगे देखिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की सारी बात होगी, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। शुरू करें केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगे और एसिडिक नेचर देखेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। कोई मुझे बताए कि फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल या अल्कोहल, दोनों में कंपेयर करके, ठीक है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन रहेगा, दिस इज फिनॉल और दिस इज अल्कोहल, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, आपको बताना है मुझे, ठीक है। बाकी हम बताना शुरू करते हैं। इसमें फिनॉल का एसिडिक नेचर देखते हैं पहले। तो पहले इसका लिखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का एसिडिक नेचर अगर देखें तो कैसे शो करेगा, देखो मान लो अपने पास ये रहा फिनॉल। अब ये फिनॉल अगर हमें H+ देता है, H+ यहाँ से दे दे, तो इसमें जो बचा हुआ स्पेसी है ये है O-H+, और जो भी H+ देते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। बट ये जो बना है ये है फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें तुम्हें देखना है कि फिनॉल में और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ये हमें पता चलता है रेजोनेंस से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे जज करेंगे, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। चेक करें, तो दोनों का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और चेक करेंगे, बता दो उसको, और बारी बारी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाए। तो फिनॉक्साइड आयन का और फिनॉल का दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाए, और रेजोनेंस भी बनाना सीख लो साथ साथ हमारे, ठीक। मान लो यहाँ पे अपने पास ये रहा फिनॉल,
यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक, और यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड होता है। ये अल्टरनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो रेजोनेंस कराएंगे इसका, क्या होता है रेजोनेंस में, यहाँ के जो ये लोन पेयर है वो रिंग के अंदर उतरेंगे ऐसे, ठीक है। किस वजह से, ये प्लस एम या प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, रिंग के अंदर। और जैसे ही डोनेट करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखो ना, तो ये कार्बन का बॉन्ड कितना है, 4 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उतरेगा तो 5 बनने लगेगा, तो इसको टूटना पड़ेगा इस वाले को, तो ये ब्रेक होकर इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अगला स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। बाकी सब कुछ जैसे बचा वैसे बना दो। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, सही है, और ये आ गया ओ एच। इसने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सही है। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब अगला बनाए, अगले में देखो क्या होगा। अब ये लोन पेयर ऐसे उतरेंगे यहाँ पे, ठीक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पे, ये चीज स्टार्ट होगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन में होता है जब आप जीओसी पढ़ोगे, ठीक है। तो जीओसी में हम वहाँ पे कॉन्जुगेशन बताएंगे और रेजोनेंस बताएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देख भी सकते हो, लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरे, ठीक, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ आया, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो डबल बॉन्ड ओ एच, इस पे पॉजिटिव है, ये यहाँ उतर गए हैं तो ये डबल बॉन्ड बन गया, सही है। ये टूट गया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया। अब बाकी ऐसे बना दो एज इट इज जैसे है, क्लियर है। ये दूसरा रेजोनेटिंग बन गया। तीसरा देखो कैसे बनेगा, तीसरा यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ उतरेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट के आएंगे, सही है। तो ये अगला रेजोनेटिंग बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एच, इससे प्लस चार्ज चल रहा है, ये यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड, हाँ इलेक्ट्रॉन होगा डबल बॉन्ड, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन टूट चुके हैं और ये डबल बॉन्ड एज इट इज यही बना दो और ये टूट के यहाँ आ चुका है, सही है। एक तो ये बन गया। अब एक लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो आप ध्यान से यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस टूट के यहाँ आएंगे, ठीक है। तो एक मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ये पाई यहाँ हो गए, और ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरे तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूट के वहाँ पहुँच गया तो उसका लोन पेयर वापस जिंदा हो गया, ये सही है। तो ये पूरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्लियर है। कितने टोटल बने, यहाँ से शुरुआत हुई तो 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बने हैं। ऐसे सेम अगर हम बनाएंगे तो फिनॉक्साइड आयन का भी बनेगा, ठीक। अब रेजोनेंस में हुआ क्या, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हुआ ऐसा हो क्या रहा है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, घड़ी की सुई लगातार ऐसे चलती रहती है, टिक 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 टिक, रुकती नहीं है ना, लगातार चलती रहती है। तो सेम यहाँ भी वही चीज होता है, ठीक, सेम यहाँ भी वही चीज होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ऐसे मूव कर रहे होते हैं, उस बेंजीन रिंग के अंदर ऐसे चलते रहते हैं, ठीक, रुकते ही नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखो ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है इस जगह पे शुरुआत में, पर एंडिंग में देखो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ चुका, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ चुका, इस जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं पर यहाँ पे आ चुके हैं। इसीलिए बेंजीन रिंग के अंदर ना हम ऐसे गोला बना देते हैं, ऐसे गोल सा ना, टिक टिक करके ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, मतलब कि बेंजीन रिंग में देखते हो ऐसे बना होता है, ये ऐसा। अब आजकल तो लोग इसको ध्यान भी नहीं देते कि इसको ऐसे बनाना है, कैसे बना दिया जाता है। ये फिनॉल एक्चुअल में ऐसे तो बना होता है, आज तो सीधे ऐसे करते हैं, जूम, ये हो गया, सीधे एक सर्कल बना दिया। वही ना कि वो पाई इलेक्ट्रॉन कहीं रुकता नहीं, चलता रहता है, इस वजह से बनाते हैं, ठीक है। चलो ये बन गया। अब हम काम करते हैं कि फिनॉक्साइड का भी बना लेते हैं साइड में, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। ये मैंने फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरह बना लेते हैं फिनॉक्साइड आयन का, फिनॉक्साइड आयन आराम से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश करो। ये रहा फिनॉक्साइड आयन O माइनस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना, वहाँ लोन पेयर था, यहाँ माइनस है। अब ये माइनस वाला अगर यहाँ उतरा तो वहाँ पे चार्ज तो आएगा नहीं, माइनस खत्म हो जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ होंगे, क्लियर है। यहाँ से अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कौन सा, और कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये पाई टूट गया, यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ उतरे तो यहाँ पाई वन बन जाएगा, सही है, ओ क्लियर है, डबल वन बन गया, ये टूट चुका है और यहाँ पे पाई बचा और यहाँ पे पाई बचा, सही, एक बन गया। अगले में देखो क्या होने वाला है, अगले में फिर से ये लोन पेयर यहाँ उतरेंगे और ये पाई शिफ्ट होंगे यहाँ, सही है। तो अगला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड,
ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरे, ये पाई इलेक्ट्रॉन पुट किधर आया तो यहाँ पे लोन पेयर, और उसके बाद बाकी ऐसे एज इट इज बना लो। सही यहाँ तक। फिर अगले स्टेप में देखो क्या होने वाला है यहाँ से। देखो अब यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ उतरेंगे और ये पाई शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो अगला रेजोनेटिंग यहाँ से बन जाएगा। देखो क्या बन गया वहाँ पे, डबल बॉन्ड ऐसे ही है, पाई यहाँ पे बचा हुआ है ऐसे ही, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतरा है, और ये शिफ्ट होके इस तरफ आया है तो इस कार्बन पे लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, और लास्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना लो। यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार दो और ये पाई टूट के हमें है ना, इस लोन पेयर को यहाँ, पाई को यहाँ, तो अगला बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हो गया, ये हो गया, और ये यहाँ हो गया। ठीक, यहाँ हो गया, ये बॉन्ड टूट चुका है ना, तो इस पर कैसा आ जाएगा माइनस। तो यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये पूरा टहल वहल के वापस यहाँ फिर वहीं आ गया उसी अड्डे पे थक वक के, समझ रहे हो। तो यही कहानी है कि ये चलते रहते हैं इस रिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 इसमें 5, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, तो इनका एसिडिक करैक्टर इससे जज नहीं कर पाएंगे। ठीक, और देखें और कोई तरीका है चेक करने का। अगला तरीका होता है कि हम देखते हैं चार्ज, नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ये बेसिकली हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी इसको ज्यादा मिल रही है। और एक तरीका और होता है चार्ज सेपरेशन का। यहाँ चार्ज सेपरेशन देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, उसके बाद फिर अंदर इलेक्ट्रॉन जब उतरे हैं तो यहाँ माइनस आया, तो इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों है इसमें, और इसमें सिर्फ माइनस है, हर जगह वही माइनस यहाँ चल रहा है, फिर वही माइनस यहाँ आया, वही माइनस यहाँ आया, वही माइनस, ऐसे चलते चलते यहाँ पहुंचा। तो इसमें एक ही चार्ज है, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। इसी वजह से फिनॉक्साइड आयन जो फिनॉल होता है वो H+ लूज करता है, क्योंकि फिनॉल बनना चाहता है क्या, फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल में जाना चाहता है, इसी वजह से H+ वो लूज कर देता है। तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो ये लेस एसिडिक है और ये मोर एसिडिक है। ठीक है, तो फिनॉल अपना लेस एसिडिक होता है देन फिनॉक्साइड आयन। क्लियर होगी बात एकदम एकदम अच्छे से। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो इस वजह से ये होता है। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि ये एसिडिक करैक्टर इसके अंदर होता है। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। बता दें, चलो मैं बता देता हूँ, ये बनाना सीख लो, ठीक है, ये काफी काम आएगा। ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हर चैप्टर में लगभग आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बोर्ड वाले भैया लोग, ठीक है। और बाकी कंपटीशन वाले बच्चे भी थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे तो उनसे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रेजोनेंस कैसे होता है। ठीक, अच्छा आगे देखो, तो एसिडिक की वजह से इसके अंदर कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज अराइज होंगी। सबसे पहली चीज, जैसे अल्कोहल में आपने पढ़ा था पीछे कि अगर हम अल्कोहल में मेटल डालते हैं तो ऑर्गेनिक गैस निकलती है ना, दुल करके, समझ रहे हो। ऐसे यहाँ भी होगा कि अगर C6H5OH यानी फिनॉल में हमने कोई मेटल डाल दिया तो होगा क्या, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो गया आपका O-Na+, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी झम करके। ठीक, तो इससे पता चलता है कि फिनॉल एसिडिक करैक्टर रखता है, समझ रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में निकल गई है, समझ रहे हो, समझ गए, हाँ समझ गए। ठीक, अगला देखो, पीछे तुमने पढ़ा था कि अल्कोहल जो होता है उसमें कोई भी अल्कोहल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं शो करता था सिवाय एक के, कौन था वो, मेथनॉल। मेथनॉल जो था, क्योंकि एसिड में अगर बेस डालो, बेस में एसिड डालो तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो केवल मेथनॉल शो करता था, लेकिन ये थोड़ा वीक एसिड होता है। ठीक, तो ये नहीं शो करते, ठीक, ध्यान रखना इसको, ये शो नहीं करते, लिखोगे दे डू नॉट शो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो ये वाली बात हो गई एसिडिक करैक्टर की। और एसिडिक करैक्टर कैसे पता करते थे, और कैसे पता करते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो एक टेस्ट होता है बहुत फेमस है कि कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि फिनॉल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन दोनों में अगर हमें चेक करना हो कि 2 डिब्बे दे दिए जाए तुम्हें अलग अलग, एक में मैंने तुम्हें दे दिया डिब्बा भर के फिनॉल, एक में छोटा सा टेस्ट ट्यूब दिया जिसमें भर के दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे पता करोगे। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, क्या डालो, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें डालो सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और जिसमें से CO2 गैस निकली,
ठीक है। अब ये CO2 गैस कैसे पता चलेगी? ये व्हाइट कलर का होता है, एफर बैलेंस निकलता है, ठीक है, झाग टाइप का, वो भी ऐसे बुज़ करके निकलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो जिसमें CO2 निकलेगी ना, वो तुम्हारी कौन सी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, ना कि फिनॉल होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये इसका एसिडिक प्रॉपर्टी में हम चलते चले जा रहे हैं। ठीक, कोई डाउट दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। देखो, कमेंट आप कभी भी कर सकते हो, वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, आपको उसका जो समाधान है, जो आपकी समस्या का समाधान है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेक्चर में जरूर मिल जाएगा आगे पीछे करके। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई समस्या मान लो पढ़ते हुए आ रही है तो आप पूछ सकते हो। देखो, अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, बहुत ही आराम से मैंने स्टार्ट किया है, और जैसे मुझे सपोर्ट मिलता जाएगा तो चीज़ें मैं बहुत अच्छे लेवल से करने वाला हूँ। देखो, पढ़ाना तो एक अपना एक तरीका है, अपना पढ़ाना लिखाना चलता रहेगा। एक बार जब हमारे पास लोगों की स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक ठाक लोग हो जाएंगे, तो मैं कुछ चीज़ें और लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, जो हमारे फ्यूचर फ्यूचर प्लान के लिए जो बच्चे हैं, मान लो कुछ जो प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अपना लाइफ का कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, है ना, वो सारी चीज़ें बैक टू बैक आती जाएंगी। चले आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका एसिडिक, ठीक है, नेचर। एक तरीका और होता है एसिडिक एसिडिक नेचर पता करने के लिए, वो है एस्ट्रिफिकेशन। तो आप यहाँ पे अगली अगली पॉइंट में लिखोगे एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो इससे फिनाइल एस्टर बनता है, ठीक, फिनाइल एस्टर।